हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सीटेट प्रीवियस पेपर करवा रही हूँ और ये आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। इससे आइडिया मिलता है कि प्रश्न किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और हमें तैयारी कैसी करनी है। तो अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कब हुआ था। ये एग्ज़ाम 5 जनवरी 2022 को हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अभिकथन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कथन है। कारण है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब कभी भी आप कथन पढ़ें तो उसके बाद कारण में क्योंकि लगाएं, और आप कारण पढ़ रहे हैं तो कथन पढ़ने में इसलिए लगाएं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बच्चों के शारीरिक विकास के देरी के लिए पूरी तरह, यानी 100% उसने गारंटी दे दी कि पूरी तरह उनकी आनुवंशिकता बनावट जिम्मेदार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी बच्चों के शारीरिक और मानसिक बनावट में क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, दोनों का संयोजन होता है, उसके बाद ही बच्चे का विकास होता है। बच्चों के जो विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से और कारक हो सकते हैं, तो उसकी बुद्धि हो सकती है, यौन हो सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो सकती है, और भोजन और आहार भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं बच्चों के। शुद्ध जो वातावरण होता है, वायु, सूर्य का प्रकाश वगैरह, और साथ में अगर बच्चों को किसी तरह की चोट लगी है तो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बच्चों के जो परिवेश है, संस्कृति है, समाज है, वही बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। परिवार है, अभिप्रेरणा है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह सिर्फ वंशानुगत ही बच्चों के शारीरिक विकास में जिम्मेदार होते हैं, तो ये क्या है, ये गलत है। सेकंड भी यही है कि बच्चों के शारीरिक विकास में वंशानुगत ही, यहाँ पर भी ही यानी कि इंडिकेट कर दिया है कि 100% वंशानुगत ही जिम्मेदार होते हैं। तो क्या है, ये दोनों कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि बच्चों के विकास में सिर्फ वंशानुगत नहीं, वंशानुगत के साथ साथ वातावरण भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। यहाँ पर सूक्ष्म कौशल दो तरह के होते हैं, सूक्ष्म पेशीय और स्थूल पेशीय। स्थूल पेशीय में बड़ी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म में बारीक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है, दौड़ना, चलना, कूदना, घसीट कर लिखना। यहाँ पर सूक्ष्म की बात कर रहा है, ना कि स्थूल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दौड़ना भी नहीं होगा, चलना भी नहीं होगा, कूदना भी नहीं होगा, क्या होगा, घसीट कर लिखना। कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। स्थूल पेशीय का क्या क्या उदाहरण है, लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद पकड़ना, तैरना, उछलना, कूदना, साइकिल चलाना। कहने का मतलब कि जो बड़ी मांसपेशियों का यूज हो उसे बोलते हैं स्थूल पेशीय। और जहाँ बारीक चीज़ों का, अब सूक्ष्म पेशीय कौशल में देखते हैं क्या हो सकता है, लिखना, टाइप करना, सुई में धागे लगाना, सिलाई करना, ये सब क्या है, ये सब आपके सूक्ष्म पेशीय कौशल है। तो यहाँ पर लिखने का कार्य हो रहा है, यानी कि पेन को आपने अगर पकड़ा है, छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया है, तो क्या होगा, ये सूक्ष्म पेशीय कौशल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा। एक है, पहला है, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है। क्या बोल रहा है, नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर रहा है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। डी है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तु को पकड़ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मध्य बाल्यावस्था। बाल्यावस्था अगर पूछा जाए कि बाल्यावस्था, सिर्फ बाल्यावस्था पूछा जाए तो 6 से 12 तक होता है, लेकिन अगर इसमें डिवाइडेशन की जाए कि पूर्व, मध्य और उत्तर बाल्यावस्था, तो उनके क्या हो गए, एज अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो आपका शिशुअवस्था है उसमें से ही बाल्यावस्था को काउंटिंग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बोला मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है, इसका आंसर होगा बी, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है ना, और तर्क कर सकता है। यहाँ पर बोला कि सामाजिक भूमिकाओं की नकल, ये बहुत छोटा बच्चे करते हैं, नकल नहीं। और फिर आपके आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी।
क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की खाली स्थान संस्था के रूप में खाली स्थान की भूमिका पर प्रकाश डालता है। अब फिल्मों और विज्ञापनों, ये कैसा जो है, मतलब कौन समाजीकरण की कौन सी व्यवस्था है ये? मीडिया प्राथमिक, मीडिया द्वितीयक, स्कूल प्राथमिक, स्कूल द्वितीयक। तो जो प्राथमिक होते हैं समाजीकरण के प्राथमिक चरण क्या होते हैं? परिवार। और द्वितीयक क्या होते हैं? बाकी जो समाज की जो भी चीज़ें आती हैं वो द्वितीयक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो फिल्में और विज्ञापन ये क्या होंगे? द्वितीयक होंगे, ना कि प्राथमिक। तो जो प्राथमिक वाले हैं उनको सबसे पहले कट करना है। अब बच गए 2, द्वितीयक द्वितीयक। अब जो फिल्में और विज्ञापन क्या है? ये मीडिया का साधन है, मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? समाजीकरण के मीडिया की संस्था के रूप में है। और क्या है? ये द्वितीयक भूमिका पर प्रकाश डालता है, ना कि प्राथमिक। प्राथमिक क्या होता है? परिवार से संबंधित होता है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पूर्व संक्रियात्मक, अगर आपने जीन पियाजे पढ़ा होगा तो पूर्व संक्रियात्मक आते ही आपके मन में एज आ गया होगा 2 से 7 वर्ष। सामयिक का होता है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक का होता है 2 से 7 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 से 12 और अमूर्त के लिए 12 से ऊपर। ए है अमूर्त सोच की क्षमता, बी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, सी है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, डी है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो यहाँ पर बोल रहा है पूर्व, यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चे की बात कर रहा है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच क्या है? 12 से ऊपर के बच्चों के लिए होता है। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ये हैगा आंसर आपका। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषता है। अमूर्त सोच की क्षमता, अमूर्त भी क्या है? ये 12 से ऊपर वाले एज को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खाली स्थान और खाली स्थान होना जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरक्षित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार उसमें बदलाव करते गए, बच्चों के जरूरत के अनुसार से अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करते हुए अपने जो अधिगम कार्य, शिक्षण कार्य जो है वो करवा सके। तो आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेओ वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास और भाषा के विकास में संबंध नहीं है। तो लेओ वाइगोत्स्की ने भाषा को पहले महत्व दिया है और विचार को बाद में। उन्होंने बोला है कि भाषा ऐसी सड़क है जिस पर निकलती है विचार की सवारी। तो उन्होंने भाषा को पहले स्थान दिया, बोला कि भाषा पहला है और भाषा के कारण ही हमें विचार करते हैं। जब हमें भाषा के ज्ञान हो जाता है तब हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर बोला संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि भाषा को द्वितीयक बोला गया है और संज्ञानात्मक विकास को प्रथम बोला गया है, ये भी नहीं होगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यहाँ पर भाषा को प्रथम रखा गया है, तो ये आपका आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास में स्वतंत्र से संबंधित है ही नहीं, गलत है, दोनों संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? वाइगोत्स्की के अनुसार से पूछा है कि कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो अगर आपने वाइगोत्स्की पढ़ा है तो उनके जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोलते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि संज्ञानात्मक बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज से ही प्रभावित होती है, संस्कृति से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर संस्कृति और सामाजिक ये दोनों वाइगोत्स्की सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ये क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड। संतुलन की बात किसने की है? पियाजे ने। और पुरस्कार की बात किसने की है? स्किनर ने की है। तो यहाँ पर क्या है? आंसर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होता है?
उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। जहाँ अगर छात्र निष्क्रिय है तो उस ऑप्शन को देखते ही कट कर देना है। पुरस्कार और दंड पुरस्कार को तो नहीं, लेकिन दंड को देखते ही आपको कट कर देना है। उद्दीपन प्रक्रिया की बात नहीं होती है, ये भी कट है। शिक्षक और छात्रों के द्वारा सह निर्मित, यानी कि दोनों दोनों एक्टिव रहते हैं तो ही काम होता है। इसमें एक बच्चे को केंद्र में रखकर बात की जाती है, उसके बाद जो विचार हैं उनको प्रमुखता दी जाती है। उसमें क्या है कि इसमें बच्चों की भागीदारी और सहभागिता के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की भागीदारी और सहभागिता के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे विभिन्न तरह से गतिविधियों में क्रियाशील होकर जुड़े रहते हैं, जिससे बच्चों में अधिगम ज्ञान का विकास और शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा सहनिर्मित होता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों से डरता है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का अगर आपने पढ़ा है तो उन्होंने 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई है, प्रत्येक चरण के 2 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बच्चा बोल रहा है अधिकार और नकारात्मक परिणामों से डरता है। कहने का मतलब कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो मुझे सज़ा मिलेगी। तो यानी कि जो आज्ञाकारिता अभिविन्यास है ना, दंड और आज्ञाकारिता वाला, तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर बच्चा क्या है? दंड से डरता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए क्या बोल रहा है? विचार या सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता खाली स्थान की बुद्धि की विशेषता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि के प्रकार बताए हैं और सभी प्रकार की बुद्धि के लिए अलग अलग चीज़ें बताई है उन्होंने। तो यहाँ पर आपने कीवर्ड अगर देख लिया है भाषा का उपयोग, तो आपको कहीं और जाना ही नहीं है। प्रकृतिवादी हो नहीं सकता, अंतः व्यक्ति हो नहीं सकता, स्थानिक हो नहीं सकता, यहाँ पर भाषाई होगा। यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने भाषाई बुद्धि की बात की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रभावी नहीं है? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों की कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। छात्रों की कमियों को पहचानें, यहाँ पर मतभेदों की बात कर रहा है, तो ये क्या है? छात्रों की कमियों को पहचाने नहीं, यहाँ पर मतभेद की बात हो रही है, तो यही अपना आंसर होगा। यहाँ पर बोल रहा है प्रभावी नहीं है, छात्रों की कमियों को पहचाने, यही है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वो बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता। तो आपने देखा होगा कि जो रूढ़िवादी विचार हैं उसमें क्या होता है कि लड़कियां किचन के सामान लेती है, लड़कियां गुड़िया खेलती है, लड़के सर्जन वाले डॉक्टर वाले किट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादी विचार हैं, परंपरागत विचार हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जो बच्चा है 4 साल का, वो क्या है? लड़का है और उसको दिया गया है गुड़िया। तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जो रूढ़िवादी विचार है कि लड़का सिर्फ वैज्ञानिक चीज़ें और डॉक्टर वाली चीज़ें ही खेलते हैं, गुड़िया और किचन सेट से नहीं खेलते हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या बोल रहा है? सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। के लिए, फोर मतलब के लिए होता है, उसे याद रखें, फोर से फॉर्मेटिव। इसमें क्या होता है कि प्रतिदिन की चीज़ों को, दैनिक क्रिया को आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। बच्चे क्या कर रहा है उसके अनुसार से, जो क्लास में डेली रूटीन में कार्य कर रहा है बच्चा, उसके अनुसार से बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। तो आइए देखते हैं आंसर। शिक्षार्थियों के केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है। केवल शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। सीधे निर्देश की विधि द्वारा शिक्षण करें। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में तुलना।
तो बच्चों को ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें। यहाँ पर बोला प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा की बात बिल्कुल नहीं करनी है और साथ में तुलना की बात बिल्कुल नहीं करनी है, तो ये क्या है, गलत। सीधे निर्देश की विधि द्वारा शिक्षण करें, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को पहले समझाएं, तरीके बहुत सारे चीज़ें प्रस्तुत करें, उसके बाद आगे क्लास की प्रक्रिया शुरू करें। उसके बाद यहाँ पर है शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं के ध्यान केंद्रित करें, बिल्कुल नहीं। केवल आते ही अपने आप में ये नेगेटिव है, सीमाओं में बांध देना गलत है। शिक्षण अधिगम के दैनिक प्रक्रिया यानी कि फॉर्मेटिव के लिए, सीखने के लिए आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है। जो क्लास में बच्चे डे वाइज बच्चे जो क्लास शिक्षण करते हैं, अधिगम करते हैं, उसके अनुसार से उनको वहाँ पर असेसमेंट किया जाता है। तो ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। समालोचनात्मक की बात कर रहा है। समालोचनात्मक सोच का मतलब होता है किसी भी चीज़ों में गुण दोष, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके और क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं। कहने का तो विविध सोच की बात करता है, ना कि क्लोज इंडेड की बात करता है। क्लोज इंडेड में क्या होता है कि फैक्चुअल बातें की जाती है, सिर्फ आपको फैक्ट टू फैक्ट बात की जाती है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है। लेकिन समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि आप और भी उसमें विचार शामिल करके चीज़ों को ब्रॉड कर सकते हैं, आंसर को ब्रॉड कर सकते हैं। तो बस यही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। आइए आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। त्रिभुज के कोणों को योग क्या होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करें। तो यहाँ पर ब्रॉड सोच की बात कर रहा है किस ऑप्शन में, तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष, यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल की बात की गई है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है इसका। जिस वर्ष पारित होगी उसी आंसर करेंगे ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है उससे एक ही होगा, अलग नहीं हो सकता है। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न जो परत हैं, अलग अलग परत हैं, वो वही सेम ही हो सकते हैं, वो भी नहीं बदल सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये फैक्चुअल बातें कर रहा है, ये क्लोज इंडेड की बातें कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है ओपन इंडेड। हम अपने चीज़ों को अपने तरीके से और चीज़ों को समाहित कर सकते हैं, अपने विचारों को समाहित कर सकते हैं, अपने सोच को विचार को हम ब्रॉड कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती हो। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।